जी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था ख़ानदानी मनसूबाबंदी और हमारी सेहत, जिसको हम इंग्लिश में फैमिली प्लानिंग कहते हैं। फैमिली प्लानिंग या ख़ानदानी मनसूबाबंदी का हर किसी ये मतलब नहीं है कि बच्चे कम पैदा करने चाहिए। इसकी डिटेल जो मैंने आपको बताई थी वो मैंने आपको बताया था कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी का मतलब बेसिकली ये है कि आप प्लान करें, प्री प्लान होना चाहिए कि हमें कितने बच्चे चाहिए, कब चाहिए। ठीक है, कब चाहिए का मतलब ये होता है कि पहले बच्चे से दूसरे बच्चे के दरमियान में वक्फ़ा कितना होना चाहिए। ठीक है, पहला बच्चा 2 साल का होना चाहिए तो नेक्स्ट कंसीविंग होनी चाहिए, 1.5 का होना चाहिए, 2.5 का होना चाहिए, 5 साल का होना चाहिए। जितने का भी मतलब आप प्लान करेंगे उसको हम फैमिली प्लानिंग के ज़मरे में लेके आते हैं। और फैमिली प्लानिंग के ज़मरे में जब हम लेके आते हैं तो फैमिली प्लानिंग के ज़मरे में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी थी वो हमने कुछ असूल पढ़े थे, जिसमें ये था कि अपनी सेहत का सबसे पहले ख्याल रखा जाए। मैंने उस दिन आपको एक बात बताई थी कि हमारे मुआशरे में औरत को बच्चे पैदा करने वाली मशीन समझा जाता है, जो कि बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। ठीक है जी, माँ के लिए बच्चा पैदा करना आसान काम नहीं होता। ठीक है जी, माँ जो बच्चे को पैदा करती है उसको मेंटली और फिज़िकली तौर पे फिट होना चाहिए नेक्स्ट बेबी कंसीव करने के लिए। अगर माँ मेंटली और फिज़िकली फ़िट नहीं होगी तो बच्चा भी मेंटली और फिज़िकली फ़िट नहीं होगा। बच्चे में मुख्तलिफ़ किस्म की कॉम्प्लिकेशंस आने के चांस होते हैं। उसके अलावा प्रीमच्योर डिलीवरी हो सकती है। प्रीमच्योर डिलीवरी हम कहते हैं वक्त से पहले पैदाइश हो जाना। जब बच्चा कमज़ोर होगा, माँ कमज़ोर होगी तो वह अमल को संभाल नहीं सकेगी। ठीक है, इसलिए माँ का फ़िज़िकली और मेंटली यानी सेहत जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे नेक्स्ट बच्चे को कंसीव करने के लिए तैयार होना ज़रूरी है। एक बच्चे की जब पैदाइश होती है तो माँ को बहुत ज़्यादा वीकनेस कमज़ोरी हो जाती है। जब तक वो वीकनेस और कमज़ोरी रिकवर नहीं हो जाती तब तक नेक्स्ट कंसीविंग नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसको हम ख़ानदानी मनसूबाबंदी या फिर फैमिली प्लानिंग कहते हैं कि प्लान करके चलना, तरीके से चलना। ठीक है, ये आज हम इसमें पढ़ेंगे कि फैमिली प्लानिंग के जो पेशेंट्स हैं हम इनको काउंसल किस तरह से कर सकते हैं, हम लोगों को किस तरह बता सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग के फ़ायदे क्या क्या हैं, या फैमिली प्लानिंग अगर आप करेंगे तो आपको उसके ये बेनिफिट ये फ़ायदे मिलेंगे। इसको हम कहते हैं काउंसलिंग करना, अगले बंदे को काउंसल करना, समझाना कि भाई आपको ये फ़ायदे हैं, अगर आप फैमिली प्लानिंग करेंगे तो आपको इन मसाइल से आप बच जाएंगे। मैंने एक लाइन का परसों लास्ट लेक्चर में बताई थी कि जो करते हैं बेसिकली फैमिली प्लानिंग का मतलब ये है कि आप अपने अखराजात और वसाइल को बैलेंस करके चलें कि आपके पास वसाइल कितने हैं और आपको बच्चे जो हैं वो उस हिसाब से कितने होने चाहिए। मसलन मेरे पास जो वसत है, जो मेरी वक़्त है वो है एक बच्चे को पालने की, तो मैं बच्चे पैदा कर लूँ 7-8, उसका फिर बच्चों की सेहत पे और हमारे माशरे की सेहत पे नुकसान होगा। बच्चों की सेहत पे नुकसान होगा, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिलेगी। मुआशरे की सेहत पे जो नुकसान होगा वो ये होगा कि 7 बच्चों को मैं प्रॉपर स्टडी नहीं करवा सकूँगा। जब प्रॉपर स्टडी नहीं करवा सकूँगा तो वो अनपढ़ ख़ानदान होगा और अनपढ़ ख़ानदान अनपढ़ माशरा क्रिएट करेगा। ठीक है जी। अच्छा, काउंसलिंग में उसने एक लफ्ज़ यूज़ किया है गैदर। गैदर का मतलब होता है इकट्ठा। गैदरिंग कहते हैं ना, इकट्ठे होने को हम कहते हैं गैदरिंग। जिसमें आपने ईद के मौक़ों पे गेट टुगेदर किया होगा। ठीक है, कि ये गेट टुगेदर है, सारे लोग इकट्ठे होके ठीक है बैठते हैं तो उसको हम कहते हैं गैदर होना, इकट्ठे होना। तो गैदर का जो लफ्ज़ उसने यूज़ किया है उसने 6 लफ्ज़ हमें बताए हैं, GATHER। ठीक है, तो इसका मतलब है सबसे पहले वो एक एक लफ्ज़ की डिटेल आपको बताएगा। गैदर उसने इसलिए साल लिखा है कि आपको याद करने में, समझने में आसानी हो जाए। आप सिंगल सिंगल लफ्ज़ को याद कर लें और जब आप लिखने बैठें पेपर में तो आप एक के ज़हन में होगे गैदर लफ्ज़ है। ठीक है, एक लफ्ज़ आपके ज़हन में होगा तो आपको ऑटोमेटिक बाकी की डिटेल ज़हन में आ जाएगी। जैसे सबसे पहले है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है खुश आमदीद कहना, जिस तरह से हम कहते हैं ग्रीटिंग्स। शादी कार्ड या मुख्तलिफ कार्ड के ऊपर लिखा होता है ना ग्रीटिंग, का मतलब खुश आमदीद कहना, वेलकम करना। ठीक है, उसके बाद उसने आगे जो डिटेल लिखी है वो लिखी है अलहदगी का इंतज़ाम करें। क्यों? क्योंकि फैमिली प्लानिंग का जो टॉपिक है वो आप सारे लोगों में इकट्ठे बैठ के नहीं समझा सकते, क्योंकि हमारे माशरे में जो सेक्स है इसको हम सीक्रेट या प्राइवेट चीज़ कहते हैं कि सेक्स इज़ सीक्रेट। ठीक है, इसलिए अलहदगी का इंतज़ाम करें, वरना वो अपनी सारी डिटेल आपको ना बता सकेगा ना आपकी बात सुन सकेगा।
ठीक है। सेकंड नंबर पे गर्मजोशी और खुश अखलाक़ी का मुज़ाहरा करें, मतलब मूड अच्छा हो आपका, आप गुस्से में ना हो, ठीक है, खुश अखलाक आप हों, आप बात करें तो आपकी बात को समझना चाहे। जब आप अच्छे तरीके से बात करेंगे तो फिर नेक्स्ट पर्सन आपकी बात को समझेगा और सुनेगा। जब आप गुस्से से बात करेंगे या रूड लैंग्वेज यूज़ करेंगे तो आपकी बात को नहीं समझेगा। उसके बाद है उसको अपना तारफ़ करवाएं। अपना तारफ़ मतलब उसको बताएं जी मैं फ़लाँ महकमे से, फ़लाँ जगह से, फ़लाँ हॉस्पिटल से आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, ठीक है, ये मेरा नाम है और इस मकसद के लिए आपके पास आए, ठीक है। सेकंड है, ए से है आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। आस्क मतलब पूछना, दरियाफ्त करना कि वो पहले क्या कर रहे हैं। पूछने में सबसे पहले उसने कहा जी आपने उसको पूछना कि आपकी हम कैसे मदद कर सकते हैं, ठीक है। या आप उसको कह सकते हैं जी असी तुहाडी की हेल्प कर सकते हैं, असी तुहाडी की मदद कर सकते हैं। सेकंड लाइन है उनकी सेहत कैसी है। सेहत मतलब मेडिकल हिस्ट्री कि उनको कोई शुगर, ब्लड प्रेशर, कोई वीकनेस, कोई इस तरह का कोई मौत मसला तो नहीं है, अगर है उसकी भी साथ साथ डिटेल पूछ ली जाए। थर्ड नंबर पे आपने उसने पूछना है, आपने उस पेशेंट से पूछना है कि क्या आप पहले कोई ख़ानदानी मनसूबाबंदी का तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वो कर रहे हैं तो फिर उसको उसकी डिटेल बताएं, उस तरीके को अच्छे तरीके से उसको समझाएं, ठीक है। अगर नहीं कर रहे तो फिर आपने उनसे पूछना है कि अब तक उनके ख़ानदानी मनसूबाबंदी के मतलब क्या ख्यालात हैं। हमारे माशरे में 80 to 90% लोगों के ख्यालात ये होते हैं कि बच्चे पैदा करने में हमारा कोई हाथ नहीं, बच्चे अल्लाह की तरफ से पैदा होते हैं। अच्छा, उसके बाद है टेल, टी से टेल, इजहार करना, बताना, ठीक है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के क्या क्या तरीके हैं ये आपने उसको बताना है। उसके बाद जिस तरीके में वो दिलचस्पी ज़ाहिर करें उस तरीके की वजाहत कर दें कि वो इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो तरीका कैसे काम करता है। उसके बाद है और इसके फ़ायदे क्या हैं, नुकसानात और रिएक्शन क्या क्या हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे है हेल्प करना, मदद करना। अच्छा, हेल्प करने में ये है कि बच्चों की मतलूबा में पूछी जाए। मतलूबा का मतलब होता है तलब। मुझे कोई आगे पूछे हाँ जी कितने बच्चे होने चाहिए, तो मैं उसको बताऊँगा 2 3 4 5 1, जितना भी मतलब मेरे ज़हन में है जो मैं तलब कर रहा हूँ कि मेरे इतने बच्चे होने चाहिए, ठीक है। तो वो बताए, आप उससे पूछें कि आपको मतलूबा मिकदार कितनी है बच्चों, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, ठीक है। उसके बाद है किसी ख़ास तरीके की मुश्किलात, मतलब मुख्तलिफ़ किस्म की मुश्किलात हो सकती हैं। ख़ास तरीके के मतलब कि जो वो तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें उसको क्या क्या मुश्किल आ रही है, उसमें आप उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद है मियाँ बीवी के मिलाप की शरह, कि जो मियाँ बीवी हैं वो सेक्सुअल इंटरकोर्स कितनी दफ़ा करते हैं, वीक में या महीने में, या मतलब जितनी भी उनको डिटेल याद हो आप उनसे पूछ सकते हैं। ये चीज़ें आप तब पूछेंगे जब ऊपर वाले जो 4-3 लफ्ज़ हैं जो GAT वो सारे आप कंप्लीट कर सकेंगे, कर लेंगे तो। मतलब आप डायरेक्ट उनको जाके पूछा जी तुसी कितनी बारी मिलते हैं, वो आपको कभी नहीं बताएगा, ठीक है। इसका मतलब है कि जो काउंसलिंग के 6 मराहल हैं वो ज़रूरी हैं और पहले मरहले से शुरू होना है तो फिर वो बात आपको बताएगा भी और आपकी बात को समझेगा। उसके बाद है वो गोलियां, कॉन्डम या दूसरी अशिया बाहिफाजत कहाँ रख सकते हैं। मतलब घरों में मुश्किलात होती हैं कि ये चीज़ें हम कहाँ सेव करेंगे। मतलब कोई आपको कहता है जी आप टैबलेट इस्तेमाल कर लिया करें, तो अगर बीबी का टैबलेट मैं कितने रखांगी, मेरे घर बच्चे ने, मेरे घर मुख्तलिफ लोग ने, कितने रख, तो आप उसको अगर मेल को कहते हैं जी आप कॉन्डम इस्तेमाल करेंगे, मैं कंडम कितने छुपाता फिर, ठीक है। ये मुश्किलात होती हैं, आप उसको उस मुश्किलात से बाहर निकाल के आपने उनको हाल बताना है कि ये अगर इसमें आपको ये मुश्किलात हो रही हैं तो आप ये वाला तरीका इस्तेमाल कर लें। अच्छा, उसके बाद है कि वो इस्तेमाल का तरीका याद रख सकते हैं या नहीं याद रख सकते। इस्तेमाल का तरीका मतलब टैबलेट जो होती हैं फैमिला 28 के नाम से आती हैं, वो डेली एक टैबलेट खानी होती है, वाइट और ब्राउन कलर की होती हैं। उसका तरीका जो है वो डॉक्टर उनको बता देती है, लेकिन वो पूरा महीना या मतलब मल्टीपल चलती रहती है, मल्टीपल मंथ, तो वो तरीका भूल भी सकते हैं कि अच्छा डेट तो पहला केड़ी खानी थी या बाद केड़ी खानी थी। इस तरह की मुश्किलात आ सकती हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि भाई आपने तरीका ये है कि आपको याद रहेगा, नहीं याद रहेगा तो आप उसको दोबारा डिटेल बताएं या उसको आसान लफ्ज़ों में समझाएं कि ये वाली आप ज़हन में रख लें कि ये आप करेंगे तो इस तरह से मैनेज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद है आने वाले फ़र्द ने इस तरीका के मतलब अपने खामन, बीवी या सास से मशवरा कर लिया है। मसलन आप आगे पढ़ेंगे कि मुख्तलिफ़ तरीके हैं, एक नलबंदी और नसबंदी भी एक तरीका होता है जिसको हम आम ज़बान में बच्चे बंद करवाने का ऑपरेशन कहते हैं, ठीक है। अब वो ऑपरेशन जो है वो आप अपने खामन से मशवरा करके आई हैं या नहीं करके आई, या अपनी सास से मशवरा करके आई हैं या नहीं करके आई, या जो नालबंदी करवाने के लिए आया है बंदा वो अपने बीवी से, अपने वालदेन से उसने पूछ लिया है या नहीं पूछा,
या जिस तरह से डिटेल है वो सारी डिटेल आपने उससे पूछ के, या फिर आप ये करना चाह रही हैं तो क्या आपने अपने हस्बैंड से पूछा है, अपनी सास से पूछा है। बाई चांस इस तरह होता है कि हम वो प्रोसीजर कर देते हैं लेकिन उसका खामन या उसकी सास वगैरह आके लड़ना शुरू कर देते हैं कि आपने किया तो किया क्यों। ठीक है, ये सारे मामला भी होते हैं। ठीक है, इसलिए इन डिस्टर्बेंस से बचने के लिए पहले डिटेल पूछ लेनी चाहिए कि आया आप पूछ के आए हैं या नहीं। अच्छा, उसके बाद है एक्सप्लेन करना, वजाहत करना, अगले बंदे को समझाना, इस तरह से वजाहत करना कि ये तरीका है, आपने इसको इस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सारी डिटेल है, वो सारा आपने समझाना है। अच्छा, उसने लिखा हुआ है फर्स्ट पे तरीके की तफसीलात बताएं, सवालात की हौसला अफजाई करें। सवालात की हौसला मतलब आपसे कोई सवाल पूछे तो आप उसको प्रॉपर आंसर दें उसका, और उसको बताएं कि भाई ये इसका जवाब है और ये इसका सारा तरीकाकार है। अगर वो सवाल पूछे और आप आगे से मुँह पर करके बैठोगे तो जनाब ਤੁਹਾਡੀ गल का ना प्रॉपर जवाब देगा ना ਤੁਹਾਡੀ गल ਨੂੰ प्रॉपर सुनेगा। अच्छा, उसके बाद है देख लें कि उसको मुकम्मल तौर पर समझ आ गई है या नहीं। आप उससे बार बार सवाल करके पूछ सकते हैं, जी समझ आ गई है, कोई इशू है तो आप पूछ लें। जिस तरह से मैं क्लास के एंड पे आपको पूछता हूँ कि कोई बात रह गई है, किसी को समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। ठीक है, इसी तरह से आप उससे सारी चीज़ें पूछें। लिखी हुई हदायत साथ दें, जिस तरह ब्रोशर या कोई डेवलप या इस तरह के कार्ड वगैरह बने होते हैं जिनके ऊपर हदायत लिखी होती हैं, तो आप उसको साथ दे के भेजेंगे, ये हदायत हैं, इस तरीके से आपने मैनेज करना है। उसके बाद है और रिटर्न लौट कर आएँ, मतलब तरीका इस्तेमाल करने के बाद आके बताएं कि भाई ये सारा तरीका हमने इस्तेमाल किया और ये हमें इसमें मुश्किलात आई हैं या इसकी हमें यहाँ से समझ नहीं आ रही, वो आप हमें समझा दें। उसमें होता है दोबारा ख़ानदानी मनसूबाबंदी की अशिया लेने के लिए आप दोबारा आ सकते हैं, मालूमात करने के लिए कोई तकलीफ़ तो नहीं है, तरीका सही इस्तेमाल किया या नहीं किया। ठीक है, ये सारी डिटेल आप वापस आके बताएंगे और सवालात पूछेंगे। अच्छा, उसके बाद है ख़ानदानी मनसूबाबंदी के तरीके। कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी के जो तरीके हैं, जो मेथड हैं, वो आप किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले उसने लिखा है ख़ानदानी मनसूबाबंदी के बेसिक 2 तरीके हैं। एक तरीका है रवायती तरीका और दूसरा है जदीद तरीका या माने हमल तरीका। रवायती तरीकाकार और रवायती तरीकाकार का मतलब होता है जो रूटीन में पहले यूज़ हो रहे हैं। ठीक है, उनको हम कहते हैं रवायती तरीकाकार। जदीद तरीकाकार वो हैं जो अभी मेडिकल ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं और बताया है कि भाई ये भी तरीका है, इससे भी चीज़ों को मैनेज किया जा सकता है। अच्छा, रवायती तरीके में उसने तरीके बताए हैं 3। पहला तरीका बच्चों को माँ का दूध पिलाना। दूसरा तरीका अज़ल यानी बवक्ते इंज़ाल औरत और मर्द का अलहदा हो जाना। थर्ड नंबर पर उसने बताया सिर्फ महदूद दिनों में सेक्सुअल इंटरकोर्स या मिलाप करना। अब फर्स्ट पे जो उसने बताया दूध पिलाना, जब तक औरत अपने बच्चे को बाकायदगी से फीड करवाती रहती है तब तक हमल के जो चांस हैं वो 99% होते हैं कि हमल नहीं होगा। जब तक माँ अपने बच्चे को प्रॉपर फीड करवाती रहती है तब तक हमल होने के चांस जो हैं वो 1% होते हैं और 99% चांस होते हैं कि हमल नहीं होगा। उसकी वजह ये होती है कि जब बच्चा फीड करता है तो बॉडी के अंदर मुख्तलिफ की तरह के हार्मोन रिलीज़ होते हैं जो एग को रिलीज़ नहीं होने देते, जिस वजह से प्रेगनेंसी नहीं होती। अच्छा, उसके बाद है ख़ासकर बच्चा पैदा होने से 6 माह बाद तक। 6 माह बाद उसने कहा जी 6 माह बाद तक इसलिए हमल नहीं होता क्योंकि माँ प्रॉपर फीड करवाती रहती है। उसके बाद फिर 6 माह के बाद बच्चा खाने पीने की दूसरी चीज़ें खाना शुरू कर देता है और पंजाबी जैसे कहने हैं माँ आलग करना शुरू कर देती है कि फीड ना ही करवानी पर। ठीक है, उससे क्या होता है हमल होने के चांस बढ़ जाते हैं। अच्छा, उसके आगे उसने लिखा है ताहम जो दूध पिलाने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा काबिल भरोसा नहीं है। उसकी वजह यह है कि माँ प्रॉपर फीड बाई चांस नहीं करवा रही होती, कभी करवा दी, कभी ना करवाई, कभी डिब्बे वाला पिला दिया, कभी बॉटल वाला पिला दिया। ठीक है, इस तरह से जो है वो काबिल एतबार तरीका नहीं है। बच्चे की पैदाइश के बाद किसी भी वक्त औरत फिर हामला हो सकती है, चाहे वो बच्चे को दूध ही क्यों ना पिला रही हो। इसका मतलब हुआ कि दूध पिलाने वाला जो तरीका है ये 100% सेव नहीं है, इसमें प्रेगनेंसी होने के चांस हो सकते हैं। जिस तरह मैंने आपको बताया 99% नहीं होते, लेकिन 1% चांस होता है कि प्रेगनेंसी हो सकती है। उसके बाद है अल अज़ल। अल अज़ल अरबी का लफ्ज़ है और इसका मतलब है अलहदा हो जाना, जुदा हो जाना। अच्छा, अनजाल से कबल अज़ वक़्त और औरत और मर्द का अलहदा हो जाना, ताम अनजाल से पहले कुछ जरसूमे हयात औरत के रहम में दाखिल या फिर हो सकते हैं और औरत हामला हो सकती है। अल अज़ल का जो तरीकाकार है वो बेसिकली ये है कि जब मियाँ और बीवी सेक्स कर रहे होते हैं तो जब मेल डिस्चार्ज होने के करीब जाता है तो आपस से अलहदा हो जाते हैं
और डिस्चार्ज जो है वो माँ की जो यूट्रस है उसके अंदर नहीं होता। जब डिस्चार्ज अंदर नहीं होगा, स्पर्म अंदर जाके एग से नहीं मिलेंगे, प्रेगनेंसी नहीं होगी। अच्छा, वगैरह इसके अलावा कभी कभार ऐसा भी होता है कि ऐन वक्त पर मर्द और औरत अलहदा ना हो सकें, इसलिए ये भी कोई बहुत कामयाब तरीका नहीं है। उसके बाद है सिर्फ महफूज दिनों में मिलाप करना, इसको हम कहते हैं सेफ सेक्स। ठीक है, कुछ लोग कैलेंडर से हिसाब लगाकर या कुछ और अलामा देकर इन औकात में मिलाप नहीं करते जब औरत को हामला होने का इम्कान ज़्यादा हो। ऐसा करने के लिए औरत को अपने यामी माहवारी की निशानदही करने के लिए कैलेंडर का सहारा लेना पड़ता है। वो अपनी माहवारी के तरीक़ों की कैलेंडर पर निशानदही कर देती है, जिससे वो अंदाज़ा लगा सके कि इसकी अगली माहवारी कब होगी। तो इसको और उसके शोहर को माहवारी आने से पहले 9वें दिन से 19वें दिन तक मिलाप से परहेज़ करना होगा, वरना हमल का इम्कान ज़्यादा हो जाएगा। और अगर कोई हमला होना चाहे तो ये बेहतरीन वक़्त होता है। ख़ानदानी मनसूबाबंदी के लिए तरीका भी ज़्यादा मौसर नहीं, ख़ास तौर पर इन औरतों के लिए जिनका माहवारी का चक्कर बाकायदा यानी रेगुलर नहीं होता। उसके बाद है रवायती तरीक़ों के फ़ायदे क्या हैं। माँ का दूध पिलाना बच्चे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, इस पर अमल करना चाहिए। ताहम दूध पिलाने वाला तरीका पैदाइश पर काबू पाने का कोई कामयाब और काबिल एतमाद तरीका नहीं है। हम सब इस बात से बखूबी वाक़फ़ हैं कि जो औरतें बच्चों को दूध पिला रही थीं वो भी हामला होने से ना बच सकें। अज़ल और महफूज इनों के तरीके आज़माने पर कोई खर्च नहीं आता और ना ही इनके कोई मुज़र सेहत असरात होते हैं। मगर ख्याल रखिए, यहाँ पे कुछ ने नोट लिखा है नीचे कि ख्याल रखिए अज़ल और महफूज इनों के तरीक़ों इस्तेमाल करना काफ़ी मुश्किल है। ये ऐसे कामयाब ही नहीं है जैसे कि मनसूबाबंदी के जदीद तरीके हैं। महफीज़ दिनों का तरीका इस बात का तकाज़ा करता है कि कई के दिनों तक या हर महीने मियाँ बीवी किसी हाल में भी सेक्सुअल इंटरकोर्स ना करें। ये थे रवायती तरीक़ाकार। जो जदीद तरीक़ाकार हैं वो कल इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई मुश्किल है तो वो पूछ सकता है।